हेलो। उसके बाद आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रत्यावर्ती धारा का आरएमएस मान। देखिए आरएमएस मान का क्या मतलब है। आरएमएस मान का ये मतलब है कि जैसे आप मान लो कि कोई बैंक है, ठीक है, और उस बैंक के अंदर 5 लोग हैं, वो रोज 5,000 रुपये गिरा के जाते हैं, ठीक है, और 5 लोग हैं वो रोज 5,000 रुपये निकलवा के लेके जाते हैं। तो उस कंडीशन में जो ये डिपॉजिट है इसको आप किसका लिखोगे? प्लस का। यानी बैंक में कुल टोटल कितने रुपए आए? 25,000 रुपये। और बैंक से टोटल कितने हजार रुपए गए? 25,000। अगर आपको ये क्वेश्चन पूछ ले कि बैंक का औसत लेन देन बताइए, तो क्या आप ये कहोगे राशियों का योग यानी 0 और बटे 2 और बराबर 0। यानी बैंक का लेन देन है वो 0 रुपये है, इसलिए बैंक को बंद कर दो। मतलब ये बैंक कोई काम कर ही नहीं रहा। बट ऐसा तो नहीं है। इनफैक्ट रियलिटी में भी जो बैंक्स होते हैं उनसे जितने पैसे एवरेज डलते हैं उतने निकल जाते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के ऐसा होता है। बट नॉर्मल एवरेज लेते हैं उसमें ये दिक्कत है। और ये दिक्कत किसी एक चीज़ के साथ नहीं है। इनफैक्ट दुनिया भर की जितनी भी चीज़ें हैं जिनके अंदर प्लस माइनस की सिचुएशन रहती है उन सभी में ये दिक्कत है, ठीक है। जैसे कोई बॉक्स है, उसमें कोई बंदा इधर मान लो 5,000 किलोमीटर पर सेकेंड, इनफैक्ट इतने से तो अप्लाई नहीं कर जाएगा, बट मान लो, ठीक है, और इधर भी कोई बंदा 5,000 किलोमीटर पर सेकेंड की दर से भाग रहा है, तो क्या आप ये बोलोगे बॉक्स के अंदर कोई गति नहीं हो रही? लेकिन रियलिटी में तो बॉक्स के अंदर काफ़ी भयंकर गति हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये चीज़ें हैं ये ढंग से ट्रीट नहीं हो रही, ठीक है। मान लो किसी बैंक है, उसके अंदर 5 रुपए गिरा के जाते हैं 5 बंदे, और 5 बंदे 5 निकलवा के रह के जाते हैं, तो आप बोलोगे उसका ट्रांजैक्शन तो 0 है। तो ऐसा नहीं है। कई बार हम लोग क्या करते हैं, एवरेज ढंग से ना निकलने के कारण हम लोग जो माइनस वाली चीज़ है उसको भी प्लस का कर लेते हैं, और इस टाइप से एवरेज लेने की जो विधि है उसको बोलते हैं आरएमएस मेथड, ठीक है। जैसे अगर एग्जांपल दूं, आरएमएस है, इसका मीन है पूरा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। यानी जो वैल्यू है उसकी पहले स्क्वायर करो। जैसे वैल्यू है उसकी स्क्वायर करो, तो 5 की स्क्वायर कितने रुपए आए थे? 25 रुपए आए थे ना बैंक में, और 25 गए। वैल्यू की स्क्वायर करो, 25 की स्क्वायर 625। फिर उस वैल्यू का स्क्वायर करके मीन लो, इसकी भी स्क्वायर कर लो, इसकी भी स्क्वायर कर लो। 625 और 625 1250, दोनों वैल्यूज आ गई। विड्रॉल भी आ गया, डिपॉजिट भी आ गया। और अब इसका मीन ले लो, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, कितना आया? 625। और बाद में उसका रूट कर दो तो कितना आया? 25। तो एवरेज बैंक में 25 रुपए का काम हुआ, और ये सही भी है। 25 आए 25 गए, तो बैंक में 25 रुपए का ट्रांजैक्शन आज का है, ठीक है। 25 रुपयों के साथ बैंक ने व्यवहार किया है, लिए भी है 25, दिए भी है, लेकिन 2 बार नहीं गिरेंगे, एक ही बार बोलेंगे हाँ 25 रुपयों के साथ व्यवहार किया है, वही 25 लिए, वही 25 दिए हैं। तो ऐसे जो वैल्यू निकालते हैं उसको बोलते हैं आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू में हम माइनस वाली चीज को भी प्लस में लेते हैं और प्लस वाले को भी प्लस में लेते हैं। और ऐसा ले कैसे सकते हैं? ऐसा ले सकते हैं मीन लेके, ठीक है, सॉरी स्क्वायर करके। तो ऐसा कर सकते हैं स्क्वायर करके। तो कहीं भी अगर आपको प्रत्यावर्ती धारा का या और किसी का, देखो सीधी सी बात है, आरएमएस लेना सही भी है, क्योंकि धारा का पॉजिटिव भाग है उसका आप यूज ले रहे हो, तो धारा का नेगेटिव भाग है उसका कोई उल्टे मेथड से यूज लो। इसका भी यूज तो धनात्मकता में लो ना, तभी तो आपको एनर्जी है उसका ढंग से आप कर पाओगे यूज। अगर आप नेगेटिव वाले साइकिल में वापस एनर्जी वापस नहीं निकाल दे रहे हो, तो फिर तो आपने धारा को यूज ही नहीं किया पावर का। तो ऐसी बात है। तो आरएमएस जो होता है
वो होता है जो धारा है उसका पहले स्क्वायर करो, कर लिया स्क्वायर, फिर उसका मीन लो। तो कैसे लेते हैं मीन? ऐसे लेते हैं, और फिर उसका रूट कर दो। अब इधर रूट करने से अच्छा है इधर स्क्वायर कर दें, क्योंकि रूट करने के लिए जगह नहीं बची है। कैसे करूंगा? बराबर के बीच से। ठीक है, तो IRMS कितना आया? IRMS का स्क्वायर आया 1/T इंटीग्रेशन, I की जगह वैल्यू रख दो I0 sin ओमेगा t, इसका स्क्वायर और dt। तो ये आया IRMS का स्क्वायर बराबर I0 का स्क्वायर और बटे t, और 0 से t साइन स्क्वायर ओमेगा t dt। ठीक है, IRMS का स्क्वायर इज इक्वल टू I0 का स्क्वायर बटे t, 0 से t साइन स्क्वायर ओमेगा t। अब मैंने बोला था कि जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt है या कोस स्क्वायर ओमेगा टी dt, इसको रट लो। ये कितना होता है? t/2। तो उस कंडीशन में IRMS का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर आ गया? I0 का स्क्वायर बटे t और गुणा में t/2। t से t कट गया, तो इस कंडीशन में जो IRMS का स्क्वायर है वो इक्वल आ गया I0 स्क्वायर और बटे 2। तो IRMS आ गया कितना? I0 बटे 2। दैट इज द आंसर। अब जो समाकलन सीधा लिखा था उसको निकाल देते हैं, यानी इंटीग्रेशन की व्याख्या। तो अभी देखो, इंटीग्रेशन 0 से t साइन स्क्वायर ओमेगा t dt। मैथ वालों के एक फॉर्मूला लगता है कि साइन स्क्वायर थीटा है वो होता है 1 माइनस कोस 2 थीटा और बटे 2 और इंटू में dt, और कहाँ से कहाँ तक? 0 से t। अलग अलग कर लो, 1/2 dt और माइनस 1/2 कोस 2 ओमेगा t dt। ठीक है, अब मैंने बताया था 0 से t कोस कितना भी हो 0 होता है, तो इसको 0 लिख दो। वैसे प्रूव भी कर दूंगा। 1/2 तो बाहर आ गया, dt का होगा t, तो ये आ गया t, और माइनस 1/2 cos 2 ओमेगा टी का क्या होगा? cos का होता है साइन 2 ओमेगा टी, और बटे अंदर वाली चीज का यानी 2 ओमेगा, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 0 से t/2 माइनस 1/2, और 2 ओमेगा और है तो 2 दूनी 4 यानी 4 ओमेगा, और साइन 2 ओमेगा टी की वैल्यू रख दो साइन 2 ओमेगा टी और माइनस साइन 0। अब मैंने आपको बताया ओमेगा टी है वो होता है 2 पाई, और 2 पाई इंटू में 2 4 पाई, लेकिन साइन 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई सारे 0 होते हैं, और 0 माइनस 0 0, तो ये पूरा क्या बन गया? ये पूरा बन गया 0, और आंसर आया सिर्फ और सिर्फ t/2। तो कुल मिला के जो धारा होता है, धारा जो होती है उसका आरएमएस मान कितना होता है? उसका आरएमएस मान होता है I0/√2। क्लियर है? दोबारा बताता हूँ। देखिए, प्रत्यावर्ती धारा की आरएमएस मान का क्या मतलब है? आरएमएस मान का मतलब है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। उल्टा पढ़ो इसको, पहले वैल्यू जो है, मान जो है उसकी स्क्वायर करो। तो I मान था उसकी क्या कर ली? स्क्वायर कर ली। स्क्वायर करने के बाद उसका मीन लो। मीन कैसे लेते हैं? आगे dt लगा देते हैं और 0 से t समाकलन 1/t कर देते हैं, तो मीन ले लो।
और फिर उसका रूट कर दो। बट इधर रूट करने से अच्छा है उधर वाली साइड क्या कर दे, स्क्वायर कर दे। तो ऐसा कर लो। उसके बाद फिर निकालना स्टार्ट कर लो। IRMS की स्क्वायर 1/t 0 से t। आई की जगह वैल्यू रख दो। आई की वैल्यू क्या होती है, I0 sin ओमेगा t और इसका स्क्वायर और इनटू में dt। ठीक है। उसके बाद I0 है उसका स्क्वायर कर लो और बटे में t कर लो। साइन ओमेगा t इसका स्क्वायर कर लो, साइन स्क्वायर ओमेगा t dt। उसके बाद क्या करो, IRMS की स्क्वायर I0 का स्क्वायर बटे t साइन स्क्वायर ओमेगा t dt। अब जो 0 से t साइन स्क्वायर ओमेगा t है इसका होता है t/2। तो t/2 रख दो। ये कट कटा के I0 बटे 2 आ जाएगा। हमें IRMS का स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें चाहिए IRMS और वो होता है I0 बटे 2। अब हमें इस इंटीग्रेशन की एक्सप्लेनेशन करनी है। तो साइन 0 से t साइन स्क्वायर ओमेगा t dt, इसका करो आप एक्सप्लेनेशन। कैसे करोगे, 0 से t साइन स्क्वायर थीटा होता है, इसका मैथ में एक फॉर्मूला लगता है 1 माइनस cos 2 थीटा और बटे 2। तो हमने इसको लिखा 1 माइनस cos 2 ओमेगा t बटे 2 और इनटू में dt। देखिए 0 से t 1/2 dt और माइनस 1/2 cos 2 ओमेगा t dt 0 से t, ये हो गया। अब देखिए इसको अगर ढंग से लिखोगे तो ये आएगा 1/2 तो बाहर आ गया, 1/2 तो बाहर आ गया और dt का क्या होगा t, तो t/2 और माइनस 1/2 cos 2 ओमेगा t का होगा sin 2 ओमेगा t और बटे अंदर वाली चीज़ का, अंदर वाली चीज़ 2 ओमेगा t है, इसका हो जाएगा 2 ओमेगा। अगर किसी को ये ढंग से पल्ले नहीं पढ़ाना तो 1/2 dt का हो जाएगा t और 0 से t, तो 1/2 अपर लिमिट t माइनस 0, ये t/2। एनीवे तो 1/2 cos 2 ओमेगा t dt, इसका हो जाएगा sin 2 ओमेगा t और बटे 2 ओमेगा और 0 से t। वैल्यू रख दो, एक बार तो t की जगह t रख दो, एक बार t की जगह 0 रख दो। ओमेगा t होता है 2 पाई। क्यों होता है, क्योंकि ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन में t, तो ओमेगा t होता है कितना 2 पाई। तो ये 2 पाई इंटू में 2 4 पाई। लेकिन साइन कितने भी पाई हो 0 होता है, तो साइन 2 पाई 4 पाई 0 जो भी है और 0 माइनस 0 0, ये 0 इसके मल्टीप्लाई में तो ये भी 0, तो आंसर बचा सिर्फ और सिर्फ t/2। तो ये था प्रत्यावर्ती धारा का RMS मान और RMS मान कितना हो गया t/2। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा और ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। आगे देखते हैं। उसके बाद देखिए आगे देखते हैं, आपके घरों में जो 220 वोल्ट सप्लाई आती है वो सप्लाई हमेशा RMS होती है, क्योंकि बिजली विभाग वाले आपको स्क्वायर करके रूट करके फिर ही बताते हैं। उनको पता है कि हमने तो लाइट दे दी, चाहे वो नेगेटिव में दे चाहे पॉजिटिव में दे, अब अगला उसका किस हिसाब से यूज कर रहा है वो उस पर है। हम नेगेटिव वाले को भी काउंट करेंगे, स्क्वायर करके पॉजिटिव करके उसको भी काउंट करेंगे और पॉजिटिव को तो करेंगे। तो वो जो वैल्यू होती है वो RMS ही होती है 220। रियलिटी में आपके घरों में जो लाइट आती है, देखिए IRMS क्या था, I0/√2। ठीक है, तो VRMS भी क्या होगा, V0/√2। तो आपके घरों में जो करंट आती है उसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है 220√2। √2 होता है 1.414
तो सच्ची में आपके घरों में जो वोल्टेज आती है उसकी हाईएस्ट वैल्यू होती है 311। यानी अगर आपके घरों में ऐसी करंट आती है तो उसकी ये वाली वैल्यू कितनी होती है 311। और आपके घरों में जो लाइट आती है, जो करंट आती है, उसकी -V0 कितनी होती है -311 वोल्ट। तो आपके घरों में जो डिवाइस आते हैं उनको 311 से -311 यानी 0 से 311 तक 311 और 0 से -311 तक -300, ये भी 311, तो टोटल 622 वोल्ट का अप डाउन सहना पड़ता है, जिसको बोलते हैं फ्लक्चुएशन। ठीक है, इतना फ्लक्चुएशन यानी उच्चावचन सहना पड़ता है। लेकिन विदेशों में जो लाइट आती है वो 110 वोल्ट की आती है, और 110 इंटू में √2 उनकी अधिकतम कितनी हो गई, कितनी हो गई रही है 110 1.411 इंटू 14 एकम 14 1 14 15 154। तो वो +154 से -154 कितने हो गए ये 308। तो जो विदेशों में उपकरण होते हैं उनको सिर्फ 308 वोल्ट का अप डाउन सहना पड़ता है। तो जो इंडिया वगैरह में जो उपकरण बनाए जाते हैं उनमें बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, क्योंकि उनको बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन सहना पड़ता है। तो बनाने में लागत भी ज़्यादा आती है और डिवाइसेस महंगे हो जाते हैं। लेकिन जो अच्छे कंट्रीज़ है उनमें सिर्फ कम सहना पड़ता है, अपने से आधा ही, 622 नहीं 308 ही सहना पड़ता है। तो उनके डिवाइसेस है वो इतने खर्चीले नहीं होते। ठीक है, और उनके डिवाइसेस है उनको बनाने में कम खर्चा आता है। तो यही रीज़न है। तो इसलिए लिए हम विदेशों की जो करंट है उसको अच्छा मानते हैं और अपने वाले को थोड़ा लो क्वालिटी का। इसके अलावा देखिए जो ट्रांसफार्मर से लाइट आती है 33,000 वोल्टेज, उसको 11,000 वोल्टेज, 11,000 वोल्टेज को फिर 7500, फिर 3300, फिर 220, काफ़ी बार ट्रांसफार्मर लगा लगा के बदलना पड़ता है। और जब ये सीन 220 तक आता है तो ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि एक वार्ड में एक ट्रांसफार्मर लगाना पड़ता है। लेकिन अब अगर और इससे 220 को 110 में बदले तो एक घर पे एक ट्रांसफार्मर लगेगा अमूमन। लेकिन गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो एक घर को एक ट्रांसफार्मर अफोर्ड करवा सके। तो इसीलिए जो जितने भी पुअर कंट्रीज़ वगैरह है वो थोड़ी सी एक टाइप से अगर मैं बोलूँ तो लो फ्रिक्वेंसी करंट यानी लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज करंट यानी बड़ी वोल्टेज का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ऐसा सब आपको पता होना चाहिए। किसके बारे में? प्रत्यावर्ती धारा के बारे में। आई होप आप कर लोगे। ठीक है, क्लियर है इतना? तो ये था। देखिए नेक्स्ट है प्रत्यावर्ती धारा के फायदे और नुकसान। प्रत्यावर्ती धारा के लाभ व हानि। तो अगर प्रत्यावर्ती धारा के लाभ और हानि की बात करें तो देखिए मैं बताता हूं। जो प्रत्यावर्ती धारा होती है, जो एसी करंट होती है, ठीक है, वो एक तो वो तरंग की तरह चलती है। आपने देखा भी होगा y = y0, y = a sin ओमेगा t। ये 11वीं क्लास में तरंग का समीकरण था। और तरंग हमेशा कोई चीज के ऊपर से चलती है। ठीक है, तरंग कोई चीज के अंदर से नहीं चलती। आई बात समझ में? जैसे रस्सी में तरंग चलती है, रस्सी के ऊपर तरंग ऊपर ऊपर से होके चलती है, अंदर से नहीं जाती कोई चीज के। तो एसी धारा है वो किसी तार के अंदर से नहीं जाती, ऊपर ऊपर से ट्रेवल करती है। और डीसी धारा है वो पूरी तरीके से किसी तार के अंदर से होके जाती है इलेक्ट्रॉनों के कारण। लेकिन एसी धारा वैसी नहीं है। एसी धारा है वो तार के ऊपर से होकर जाती है। और देखिए अब मान लो आप इतना मोटा तार बना दो तो एसी धारा तो सिर्फ ये यूज करेगी,
और ये इतना तांबा आपने बेकार में यूज किया। तो इसीलिए ऐसी धारा के तार है वो काफी पतले बनाए जाते हैं, एकदम पतले, ताकि ऐसी धाराएं वो इसके ऊपर से होके जा सके। लेकिन एक इतना पतला तार होगा तो जल जाएगा। तो हम ऐसे 20-30 तार बनाते हैं, इनफैक्ट 6-7 तो बनाते ही बनाते हैं, और फिर इन तारों को एक दूसरे के ऊपर गूंथ देते हैं। तो आपने कभी प्लास पेचकस से घर की लाइट का तार खोल के देखा होगा, तो उसमें 5-6 तार होते हैं आपस में गूंथे हुए, और वो इसीलिए होते हैं क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा है, उसको तांबा ज़्यादा नहीं चाहिए, उसको तारों की संख्या ज़्यादा चाहिए, वो हर तार के ऊपर से होके मूव करेगी। ठीक है, तो इसीलिए हम जो तार है वो कुछ ऐसे हमें बनाने पड़ते हैं और इसके लिए ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ती है। तो ये एक ड्रॉबैक है, एक थोड़ी सी कमी है किसकी, प्रत्यावर्ती धारा की। और क्या कमी है प्रत्यावर्ती धारा की? और देखो, प्रत्यावर्ती धारा की कमी ये है कि प्रत्यावर्ती धारा जितनी दिखती है उससे ज़्यादा खतरनाक है। 220 वोल्ट लगता है, लेकिन हाईएस्ट वो कितने तक चला जाता है, 311 तक। तो थोड़ा सा आम जनहानि, करंट का ज़्यादा खतरा है, जबकि डीसी करंट जितने की होती है उतने की होती है। तो एनीवे एक ये वाला ड्रॉबैक है। इसके अलावा एसी करंट का एक ये ड्रॉबैक है कि एसी करंट है, बस इतने ही है और ड्रॉबैक नहीं है। ठीक है, फायदे बताता हूँ एसी करंट के। एसी करंट का फायदा एक तो ये है, एसी करंट के जो डिवाइसेज हैं वो काफ़ी आसान है बनाने। ठीक है, जैसे मैंने आपको चुंबकीय क्षेत्र वाला चैप्टर कराया था, तो मैंने बताया उसमें कुंडली को घुमाओ बस और उससे धारा बन जाएगी। ठीक है, तो उपकरण काफ़ी आसान है एसी के। विद्युत मोटर बनाना, प्रत्यावर्ती जनरेटर बनाना, आपने 10वीं क्लास में भी देखा, प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर बनाना काफ़ी आसान है। लेकिन और घर पे बना सकते हैं, इनफैक्ट घर पे स्टूडेंट्स बना सकते हैं, काफ़ी आसान है। लेकिन जो दिष्ट धारा के जनरेटर है वो एक एक्सपर्टाइज ही बना सकता है, उसमें कार्बन रुस लगाओ और उसमें सर्पिवल्य लगाओ तो काफ़ी दिक्कत है। ठीक है, लेकिन उसमें कुछ नहीं लगाना पड़ता, कार्बन रुस वगैरह आपने 10वीं में भी देखा, आप कुछ नहीं लगाते किसमें, डीसी धारा के जनरेटर में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, डीसी धारा के जनरेटर में आपको कुछ नहीं लगाना पड़ता एसी में, जबकि डीसी में आपको सर्पिवल्य, कार्बन रुस, तगड़ी तगड़ी चीज़ें लगानी पड़ती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, और बताऊं, देखिए एसी धारा के जो एसी धारा है उसको आसानी से डीसी में बदला जा सकता है, दिष्टकारी से और से अलग से। ठीक है, लेकिन डीसी को एसी में बदलना बहुत मुश्किल है, और इसी कारण भी एसी बढ़िया चीज़ है। तीसरा एक चीज़ और बताऊं, देखो मैंने आपको एक चीज़ बताई कि जो मतलब होती है ना, आप बिजली विभाग से लाइट लेके आते हो, वो आप 33,000 वोल्टेज पे लेके आते हो। ठीक है, और उससे घरों को कितनी भेजते हो, 220 वोल्ट, छोटी कर करके। अब क्वेश्चन यहाँ ये उठता है कि क्या हम यहीं पे 220 बना के डायरेक्ट 220 ही नहीं भेज सकते आगे तक? ठीक है, कोई जरूरी थोड़ी है 33,000 बनाओ, 220 ही बना लो यहाँ पे और यहाँ से डायरेक्ट 220 ही भेज दो। क्या ऐसा नहीं हो सकता? देखिए देखते हैं। मान लो आपने कोई पावर प्लांट लगाया बिजली बनाने का, और वो पावर प्लांट है वो मान लो 10,000 वोल्ट एनर्जी बना रहा है। ठीक है, और आप वोल्टेज भेज रहे हो वहीं से, जहां से स्टार्ट किया है वहीं से 220 वोल्टेज भेज रहे हो। तो उस कंडीशन में मान लो 1 लाख वोल्ट बनाई आपने, आप 220 वोल्ट करंट भेज रहे हो, तो 1 लाख और बटे 220, देखिए ये कितना हुआ, ये हुआ 5,000 बटे 11। तो ये हुआ 455 एम्पियर। लेकिन 400 एम्पियर की अगर धारा भेजोगे तो उसके लिए इस कमरे जितने मोटे मोटे तार चाहिए। तो इसीलिए वहां से अगर 220 वोल्टेज की भेजोगे तो उसको ले जाने के लिए बहुत बड़े वायर चाहिए, कमरे जितने। लेकिन 33,000 वोल्टेज अगर भेजोगे वहां से, तो 1 लाख में 33,000 का भाग दो भाई, 33 या 99, 3 एम्पियर की करंट ही होगी। और 3 एम्पियर की करंट तो इतने से तार से आ सकती है।
तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि वहाँ से अगर वोल्टेज कम रखेंगे तो करंट काफ़ी ज़्यादा होगी, और इतनी ज़्यादा धारा के लिए बहुत मोटे तार बनाने पड़ेंगे। पतले बनाओगे तो जल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि देखो कोई भी तार है उसकी जितनी धारिता होती है वो उतना ही आवेश ले जा सकता है। अगर आप किसी चीज़ को उसकी धारिता से ज़्यादा धारा या धारिता से ज़्यादा आवेश देते हो तो उस आवेश का वातावरण में क्या होता है, क्षरण होता है। स्पार्किंग के माध्यम से क्षरण होता है। स्पार्किंग समझते हो ना, चिंगारी फटना, तो उससे क्षरण होता है, तो तार जल जाएंगे वहीं पे, ठीक है। तो आप करंट छोटी भेजो, वोल्टेज ज़्यादा भेज दो, क्योंकि वोल्टेज तो विद्युत क्षेत्र से संबंधित होता है और विद्युत क्षेत्र अलग चीज़ है, ठीक है। तो कुल मिला के ऐसा आपको पता होना चाहिए। अच्छा, और चीज़ बताऊँ इसके अलावा? हाँ, अब एक चीज़ बताऊँ, चलो ये तो ठीक है, लेकिन अगर वहाँ से 33,000 भेजोगे तो उसको फिर छोटा करना पड़ेगा, और उस छोटा करने के लिए जो युक्ति काम में आती है वो युक्ति होती है ट्रांसफार्मर। और ट्रांसफार्मर है वो काम करता है किस पे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे। और ट्रांसफार्मर तभी काम करता है जब, ठीक है, ट्रांसफार्मर तभी काम करता है जब लेंज के नियमानुसार किसी कुंडली में बह रही धारा का विरोध हो। लेकिन डीसी धारा है उसमें तो कोई विरोध होता ही नहीं, वो तो हमेशा एक समान वेग से बहती है। लेकिन एसी धारा में विरोध होता है। एसी धारा कभी ज़्यादा होती है तो ये उसको कम करने की कोशिश करेगा, फिर एसी धारा कम होती है तो ये उसको ज़्यादा करने की कोशिश करेगा। तो आप एसी धारा ही प्रेरित करवा सकते हो। ट्रांसफार्मर है वो डीसी धारा पे चल ही नहीं सकता, वो सिर्फ किस पे चल सकता है, एसी पे। ये बात मैं और समझा दूंगा। आप इतना ध्यान रखो कि हमेशा जो पावर प्लांट होते हैं उससे हमेशा ज़्यादा वोल्टेज पे करंट भेजी जाती है, कम पे नहीं भेज सकते, ठीक है। और कम वोल्टेज पे भेजेंगे तो करंट काफ़ी ज़्यादा होगी, उतनी करंट के लिए वायर बहुत मोटे बनाने पड़ेंगे। अच्छा, एक चीज़ और बताऊँ, जब इतनी करंट होगी तो उससे जनित ऊष्मा भी कितनी होगी, I² RT, यानी इसका स्क्वायर। तो ये 1,00,000 वाट है, इसकी 50,000 तो उसमें ही खा जाएगी, क्योंकि I के स्क्वायर जितनी ऊष्मा बनेगी, ठीक है। तो इसीलिए I को छोटे से छोटा रखते हैं ताकि ऊष्मा कम से कम बने, और वोल्टेज को बड़े से बड़ा, ठीक है। और दूसरा, अगर बड़े वोल्टेज पे भेजोगे तो घरों में वोल्टेज को छोटा करना पड़ेगा, ट्रांसफार्मर लगाने पड़ेंगे, और ट्रांसफार्मर सिर्फ किस में लगते हैं, एसी में। तो एक ये एसी का चाहे आप फायदा मान लो चाहे नुकसान मान लो, भी नुकसान ही है, ठीक है। एसी धारा में को छोटा बड़ा कर सकते हैं, डीसी को नहीं कर सकते। ये डीसी का नुकसान है, एसी का फायदा है, ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ये है एसी धारा के फायदे या नुकसान। कुछ डिवाइसेज ऐसे हैं जो सिर्फ एसी में चल सकते हैं, जैसे कैपेसिटर। आपके घरों में पंखे में सेल डलता है, कूलर में सेल डलता है, डंडे वाली ट्यूबलाइट में स्टार्टर डलता है, ये सारे हैं ना, ये एसी में चल सकते हैं। मैं आगे बताऊंगा, ये चैप्टर पूरा करवाऊंगा तब। तो ये भी एक एसी का क्या है, फायदा है। और इसके अलावा और तो एसी के क्या फ़ायदे बताऊँ तुम लोगों को, इतने ही फ़ायदे हैं भी एसी के, ठीक है। एक आधा और याद आएगा तो फिर अगली वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।